देखो, अभी तक हमने कुछ रेशोज तो पढ़ लिए, जैसे लिक्विडिटी, कितने होते हैं उसमें, कितने रेशोज होते हैं? दो होते हैं, करंट रेशो और क्विक रेशो, है ना। करंट लाइबिलिटी के मतलब शॉर्ट टर्म में हम करंट लाइबिलिटी पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस बात की एबिलिटी टेस्ट होती है। सॉल्वेंसी रेशोज पढ़े हमने, कौन कौन से थे? डेट इक्विटी, और बोलो, टोटल असेट टू डेट। ये बेसिकली जो लेंडर्स होते हैं, जो हमें उधार देते हैं, वो लोग ये रेशोज ज्यादा चेक कर रहे होते हैं। डेट इक्विटी, टोटल असेट टू डेट, प्रोप्राइटरी रेशो, याद आया प्रोप्राइटरी, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, और क्या बचा एक, कैपिटल एम्प्लॉयड से रिलेशन था ना किसका, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। ये 5 रेशो हमने इसमें पढ़े। कंपोनेंट भी हमें पता है और हमें ये भी पता है कि कौन से पार्ट को कैसे हैंडल करते हैं। सॉल्वेंसी के बाद हम फिर गए एक्टिविटी रेशोज में, और हमने क्या 6 एक्टिविटी रेशोज पढ़ लिए। 3 तो वो एक जैसे, आई टी आर, टी आर टी आर, टी पी टी आर, और उसके बाद फिर हमने कौन कौन से पढ़ लिए, एक वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, कैपिटल वाले, एक कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट असेट टर्नओवर रेशो, और एक कौन सा बचा, फिक्स असेट टर्नओवर रेशो। तो ये सारा पार्ट हम अभी तक पढ़ चुके हैं, ठीक। अब हम आ रहे हैं फोर्थ कैटेगरी में, जिसको बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशोस। एक्टिविटी रेशोस परफॉर्मेंस रेशोस भी कहलाते हैं, हम उसमें परफॉर्मेंस टेस्ट कर रहे थे। प्रॉफिटेबिलिटी तो अपने नाम से बता रहा है कि हम ये मेजर करना चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कितना प्रॉफिट अर्न करती है, ठीक है। सो इसमें 1 2 3, ये तीनों तो प्रॉफिट है। सॉरी, मैंने मार्क गलत जगह लगा दिया। जीपी, ओपी और एनपी। जीपी और एनपी तो बहुत निकाले हैं तुमने, पिछले साल हमने कैलकुलेशन किया था ना। सेल्स में से सीओजीएस माइनस कर दो तो जीपी आ जाता है, इसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते थे। और जब ये जो जीपी आया है, उस जीपी में इनडायरेक्ट इनकम ऐड करके इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर दो तो एनपी आ जाता है। यस और नो? सर ये बीच में ओपी कहां से आ गया? व्हाट इज दिस ओपी? ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? क्या इसके बारे में बात की थी हमने 11th में? बताओ। तुमने कहा था सर ये हमारे सिलेबस में नहीं है। टॉपिक तो था ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना। बेसिकली क्या था, जीपी तक तो ठीक है, जीपी के बाद सीधे एनपी नहीं निकालते, बीच में ओपी निकाल लिया जाता है। अंतर यह है कि कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है बिजनेस की जो इन्वेस्टमेंट या फाइनेंस से रिलेटेड है, मतलब उधारी लाने से और कहीं पैसा लगा के रिटर्न कमाने से, बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, तो उन चीजों को छोड़ दिया जाता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब यह होता है, मैं ऐसे बताऊं, अगर कंसेप्ट को फॉर्मूले में ट्रांसफर करें तो सेल्स में से सीओजीएस तो माइनस होगा, सीओजीएस के अलावा एक कॉस्ट और माइनस हो जाएगी, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। केवल ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दो। सर ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं? अगर मैं एक्सपेंस की एक कैटेगरी बनाऊं, और तुम अभी फटाफट समझ जाओगे ये बात, मैं 2 कैटेगरी बना रहा हूं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अगर मैं तुमसे पूछता हूं मैंने एम्प्लॉय को सैलरी दी, या मैंने इंटरेस्ट पे किया है
क्या तुम्हें इन दोनों एक्सपेंस में कोई डिफरेंस लग रहा है या एक ही लग रहा है? किसी को सैलरी पे करना और इंटरेस्ट पे करना, अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या ये दोनों बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड हैं या कोई और सेंस है तुम्हारा? सैलरी भी बिजनेस ऑपरेशन है और इंटरेस्ट भी बिजनेस ऑपरेशन है। और हिंट के लिए मैं तुमसे अगर ये कह दूं, क्या कोई इसमें से फाइनेंशियल एक्सपेंस है? फाइनेंशियल एक्सपेंस मतलब जो पैसा हम उठा के लाते हैं उसकी कॉस्ट। जवाब देने पड़ेंगे, कुछ भी बोलो, गलत ही तो बोलोगे, क्या डरना है उसमें? समझ में ही तब आएगी बात। यस, मेरी आवाज आना बंद हो गई क्या? हाँ तो जवाब दो। मैं ये पूछ रहा हूँ, सैलरी, इंटरेस्ट पेड, क्या तुम्हें ये दोनों एक जैसे लगते हैं? जरा इन टर्म्स में सोचो। बिजनेस ऑपरेशन के खर्चे, फाइनेंशियल खर्चे मतलब जो पैसा लाए हो उससे रिलेटेड, और इन्वेस्टमेंट के खर्चे, इन्वेस्टमेंट्स में लॉस। एक और नाम देता हूं, गेन, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, खूब निकाला इसको डेप्रिसिएशन में। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, सैलरी इसमें से बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है, इंटरेस्ट फाइनेंशियल से रिलेटेड है, और ये गेन लॉस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। ये सारे खर्चे एक ही कैटेगरी के नहीं है। तो एज अ अकाउंटिंग यूजर अगर अपन ये चाहते हैं कि हम बिजनेस के खर्चे अलग रखें और नॉन बिजनेस के खर्चे अलग रखें, तो नॉन बिजनेस में ही आते हैं ये दोनों, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस। और ये पहली बार के लिए नहीं पढ़ रहे हैं ना, मैं यहाँ पे बहुत डिटेल में जा रहा हूँ। मैं इस टॉपिक के लिए डिटेल में जाऊँगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने अभी ABCD तुम्हें समझाई है। यहाँ के हिसाब से ये बहुत आसान है। अगर मैं सेल्स में से COGS माइनस करता हूं, केवल सेल्स में से COGS माइनस करता हूं, तो वो बनाता है ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन अगर मैं सेल्स में से COGS के साथ साथ अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी माइनस कर देता हूं, तो ये कहलाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और अगर सेल्स में से ऑल एक्सपेंडिचर माइनस कर दूं, इररिस्पेक्टिव वो कोई सा भी एक्सपेंडिचर हो, तो कहलाता है नेट प्रॉफिट। क्या तुम्हें ये तीन कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं? और आराम से पूछो, अगर ये समझ में आ गए तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। बताओ, सेल्स में से अकेला COGS माइनस है, मतलब प्रोडक्शन और परचेज रिलेटेड कॉस्ट है। COGS याद है ना, प्रोडक्शन और परचेज रिलेटेड कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस। ये इनडायरेक्ट हैं लेकिन अभी भी ऑपरेशन से रिलेटेड है। तो जो प्रॉफिट बनेगा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहलाएगा, OP, GP, OP। और अगर मैं सारे ही माइनस कर दूं बिना भेदभाव किए, सारे एक्सपेंस माइनस, तो कहलाता है NP। समझ में आया या नहीं आया? नहीं, पूछ लो अभी। किसी को नहीं आ रहा हो, सर ये OP नहीं आ रहा है और समझा दो, तो मैं समझा दूंगा। सबको समझ में आ गया? तो ये तीन तो वही हैं। सर ये ऑपरेटिंग रेशो क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो तब निकलेगा जब ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस होगी सेल्स में से। तो अकेले ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स कर लेना, इतना सा अंतर है इसमें। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल है, वो ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल है। मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब ये COGS प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, COGS प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस।
मतलब ऑब्वियस बात है, 20% प्रॉफिट का रेशो है तो 80% कॉस्ट का रेशो है सेल्स से। 100 में से 20 अगर प्रॉफिट है तो 80 कॉस्ट है। ये दोनों तो ऐसे हैं रिलेटेड। सर ऐसा रिलेशन जीपी में भी बन जाएगा क्या सीओजीएस से? बिल्कुल बनेगा। अगर आप कहते हो आपका जीपी रेशो 30% है तो आपका सीओजीएस 70% होगा सेल्स का। ये सब रेशो सेल्स पे निकलते हैं कि सेल्स के कंपैरिजन में प्रॉफिट कितना कमाया, तो ग्रॉस प्रॉफिट के साथ रिलेटेड ही है सीओजीएस। ऑब्वियसली अगर तुम्हें जीपी रेशो पता है तो ऑब्वियसली तुम्हें ये पता है कि सेल्स का 70%, अगर ये 30 है तो 70% सीओजीएस होगा। ऐसे ये दोनों हैं कि अगर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता है 20% है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट 80% है, या वाइस वर्सा। समझे क्या? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है। तुम बोल लो भाई, घबराओ मत बोलने में। सर ये पांचवा कौन है? चार तो समझ में आ गए, ये तो बहुत इजी लग रहे हैं। एनपी रेशो में एनपी अपॉन सेल हो जाएगा। सब सेल से कंपेयर होते हैं, सबका डिनोमिनेटर सेल है, और सब इसलिए परसेंटेज में निकाले जाते हैं क्योंकि सेल्स जो है वो बड़ा रहेगा। आखिरी क्या है सर? ये आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जरा इसका दूसरा नाम पढ़ो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये सब जो चारों थे ये सेल्स पे रिटर्न थे। इसका डिनोमिनेटर बनेगा कैपिटल एम्प्लॉयड और न्यूमरेटर बनेगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट अपॉन सेल करोगे तो नेट प्रॉफिट रेशो है, नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड कर दोगे तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कह लो या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कह लो। भाई कैपिटल एम्प्लॉयड ही हम लाते हैं और कैपिटल एम्प्लॉयड ही हम इन्वेस्ट करते हैं फिक्स असेट प्लस वर्किंग कैपिटल में। कुछ समझ में आया क्या? तो ये सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज ये बताते हैं कि एक कंपनी ने ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर कितना प्रॉफिट अर्न किया। सब बच्चों जैसे रेशोज है ये। देखो, जीपी अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब जीपी अपॉन सेल। ठीक है, अच्छा यही वाला दिया है अभी इसने, पर तुम समझ गए। मैंने तो सारे बता दिए तुम्हें आगे के भी, पर एक एक करके करेंगे। ओवरऑल पिक्चर बता दिया कि ये सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है। ये शुरू के चार, ये जीपी, ओपी, ऑपरेटिंग रेशो और नेट प्रॉफिट रेशो, ये सब सेल्स पे कंपेयर होते हैं। ये आखिरी वाला खुद ही अपने नाम में बता रहा है कि मैं कैपिटल एम्प्लॉयड से कंपेयर करूंगा। और किसको कंपेयर करेंगे? नेट प्रॉफिट को। जब ये आएगा तब हम इसको और डिटेल में देखेंगे। आज हमारा फोकस जीपी रेशो पे है। इसके नीचे जो क्वेश्चन भेजे हैं तूने, ये नेट एसेट टर्नओवर रेशो के भेजे हैं। अच्छा, मैंने पुराना ही ओपन कर रखा है ऐसा, सॉरी। ये रहा, ओके। तो जीपी रेशो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से चेक हो जाएगा। ये सब फॉर्मूले जैसा कुछ रटना नहीं है तुम्हें, सब ये आता है समझ में। अभी क्वेश्चन करोगे तो समझ जाओगे। यहाँ पे ध्यान दो सीधे, हायर जीपी रेशो बेटर इट इज, क्योंकि आपके पास हायर मार्जिन है सेल्स के ऊपर। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? डिटरमाइन एफिशिएंसी विद द प्रोडक्शन, क्योंकि ऑब्वियस बात है सीओजीएस प्रोडक्शन की कॉस्ट है। तो आप कितने एफिशिएंटली प्रोडक्शन कर रहे हो या परचेज ऑपरेशन कर रहे हो, ये जीपी रेशो से पता चलता है। ये वाइवा क्वेश्चन है, ये बीच में तो कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सब समझ में आता है। क्वेश्चन करके देख लो सीधा। कैलकुलेट जीपी रेशो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल भी दे दिया और ग्रॉस प्रॉफिट भी दे दिया, तो इसमें तो कुछ था ही नहीं। 1.5 लाख 15/60 1/4 25%। कोई दिक्कत? बोलो दिक्कत है तो। नेट सेल्स 6 लाख दे रखी है और जीपी 25% दे रखा है ऑन कॉस्ट। ध्यान से पढ़ना रहता है। सेल्स और जीपी दे रखा है। पूछा क्या है हमसे उसने? कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। सर दे तो रखा है जीपी रेशो, फिर क्यों पूछ रहा है जीपी रेशो? देखे कौन समझाएगा। सर ये रेशो ही तो है 25%, फिर क्यों पूछ रहा है जीपी रेशो? जल्दी से जवाब दो। यस, अभी पढ़ा हमने, वो सेल्स पे होता है। ये सेल्स पे निकाला है, देखो
और अभी मैंने समझाया था सारे ये जितने जीपी ओपी एनपी जितने रेशियोज है सब सेल्स पे, जबकि ये परसेंटेज कॉस्ट का है। मैं तुम्हें एक बात बोलूं, ये फिगर वगैरह तो छोड़ो, अगर कॉस्ट पे 25% है तो सेल्स पे 20% आएगा। अगर ये 1/4 है तो सेल्स पे 1/5 आएगा। स्कूल में ऐसा पढ़ाएंगे पता है? क्या बोला मैंने? ये 1/5 ही आएगा, ऐसा स्कूल में पढ़ाएंगे भी सही। किसी के स्कूल में पढ़ाया था क्या ऐसा? हम्म। मैं इसका एक चार्ट बनाऊं, स्कूल वाले ऐसा चार्ट जैसा समझा देंगे। जीपी रेशो, अगर कॉस्ट पे और सेल के रिलेशन बनाने शुरू करेंगे, जैसे बोले कि कॉस्ट पे आपका प्रॉफिट है 1/2 तो सेल पे आएगा 1/3। अगर कॉस्ट पे 1/3 है तो सेल पे आ जाएगा 1/4। अगर 1/4 है तो ये आ जाएगा 1/5। अगर ये 1/5 है तो ये आ जाएगा 1/6। कुछ समझ में आया क्या? कॉस्ट पे परसेंटेज हाई होगा प्रॉफिट का, क्योंकि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल होता है। जब प्रॉफिट आया तो कॉस्ट छोटी है से 100, सेल्स बड़ी है से 120। तुम मुझे बताओ 20/120 बड़ा है कि 20/100 बड़ा है? तुम खुद ही बता दो भाई। न्यूमरेटर तो दोनों के सेम है, डिनोमिनेटर इसका छोटा है, ये लेसर है। अरे हाँ या ना? हमेशा ही। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये बचपन में भी पढ़ा था, एक पेंसिल खरीदी, कॉस्ट प्राइस 10 है, 2 रुपए प्रॉफिट मिलेगा, 12 रुपए की बिकेगी। प्रॉफिट ऑन सेल्स और प्रॉफिट ऑन कॉस्ट परसेंटेज अलग अलग निकाले थे। तो सेल्स का परसेंटेज हमेशा छोटा होता है, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर छोटा बड़ा बना देता है वो उसी प्रॉफिट वर्ड वैल्यू पे 20 पे ही। जब तक हाँ नहीं बोलोगे मैं वेट करूंगा। ये बात कुछ दिमाग में सेट हुई, और स्कूल वाले ये सिखा देंगे कि सीधा याद रख लो, ठीक है? मैं इसका बहुत सपोर्टर नहीं हूं कि सीधे ऐसे कुछ याद रखना चाहिए। जब चाहो तब बना लो, अपने हाथ की बात है। कैसे? मेरे को तो फिगर भी नहीं चाहिए, यहीं से बन जाएगा। 25% ऑन कॉस्ट दिया है ना, जिस पे प्रॉफिट दिया है उसको 100 बोल लो। क्या बोला मैंने? कॉस्ट पे दिया है, यही तो अभी हम कर रहे थे इक्वेशन में, कॉस्ट पे दिया है तो कॉस्ट को 100 बोलो। ऐसा फायदा क्या है? इसको 100 बोलोगे ये 25 आ जाएगा। अरे 25% ऑन कॉस्ट है ना, तो ये 25 आ जाएगा। इनके रिलेशन से सेल्स की वैल्यू हम खुद बता देंगे कितनी आएगी, 125। ये तो 25% का रिलेशन है ही। ये वाला रिलेशन कितने का है? 25/125, 1/5 कितना आ गया? 20%। तो इस पे 25% है तो इस पे 20% आ गया। समझ में नहीं आया क्या? फाइनल आंसर तो ये रहा। फिर उसने सर ये इतनी सारी कहानी क्या लिखी है? हमें तो इसकी जरूरत ही नहीं थी, इसको परसेंटेज को चेंज करने के लिए कि ये इस पे 25 है तो उस पे कितना होगा, पर उसने किया है तो हम इसको यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। 6 लाख को यूज करके कैसे सॉल्व करेंगे वो भी बता देता हूं। उसने मुझे सेल्स दिए 6 लाख, तो हमारी इक्वेशन लिखेंगे मस्त, सेल्स इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल्स 6 लाख गिवन है, कॉस्ट को कॉस्ट ही लिखा रहने दो। 25% ऑन कॉस्ट प्रॉफिट है तो ये 25% कॉस्ट पे हो गया, तो ये 125% कॉस्ट पे हो गया, इक्वल टू 6 लाख। तो कॉस्ट इक्वल्स टू 6 लाख डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100। इसको कैंसल आउट कर दो, ये 5, ये 4, ये 12, 4,80,000 कॉस्ट आ गई। किसको समझ में नहीं आई 4,80,000?
यस बोलो। अगर कॉस्ट आ गई है, हाँ कॉस्ट आ गई है, तो इसका 25% जीपी है, तो जीपी कितना आ जाएगा, 480 का 25%, 1/4, 12 लाख। 12 लाख का जीपी आ गया। अब जीपी अपॉन सेल करना है हमको, तो कॉस्ट में जीपी जोड़ो, वैसे भी सेल तो दे ही रखी है तो छोड़ो जोड़ना, 12 डिवाइडेड बाय 60, 1/5, दैट इज 20%। यही हमने निकाला था, 1/20/6 लाख। मैंने दोनों तीनों तरीके बता दिए, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन रखो उसमें सब हो जाता है। ये जीपी पूछ रहा है, कैश सेल दे रहा है 25% ऑफ टोटल सेल, परचेज दे रहा है, क्रेडिट सेल दे रहा है, और एक्सेस ऑफ इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री दे रहा है 50,000। सर ये सब बवाल क्यों दिए उसने? दो चीजें चाहिए मुझे तो, एक जीपी और एक सेल्स, नेट सेल्स। इसमें से क्या इजीली दिख रहा है तुम्हें निकल जाएगा, बताओ। सेल्स को लेके तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। एक तो ये इंफॉर्मेशन दी है और एक ये इंफॉर्मेशन दी है, इन दोनों का इस्तेमाल करके सेल कैसे निकाल सकते हैं, दिमाग चला के बताओ। बिल्कुल ठीक है। टोटल सेल इक्वल्स टू कैश प्लस क्रेडिट, फिर क्या करें? ये रिलेशन यूज करो ना, ये रिलेशन यूज करो। कैश सेल्स आर 25% ऑफ टोटल सेल, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? बोलो। इसको ऐसे लिख दिया मैंने, पहली लाइन पढ़ो, कैश कैश सेल्स आर 25% ऑफ टोटल सेल। एग्री कर रहे हो कि नहीं, यस और नो? वो उसी की इंफॉर्मेशन से ढूंढ रहे हैं हम, कुछ नहीं कर रहे हैं। इसको उड़ा के इधर ट्रांसफर कर दो, ये 75% ऑफ टोटल सेल बचेगा इक्वल टू क्रेडिट सेल। वो दूसरी जगह पे क्रेडिट सेल दे रखी है उसने 6 लाख, तो हमारी टोटल सेल सीधी निकल जाएगी कि नहीं? यस और नो? तो ये 2 लाख आ गई, नहीं 2 लाख नहीं, 2 × 4 8 लाख। तो हमारा एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, हमारे नेट सेल्स डिनोमिनेटर आ गया, ये देखो 8 लाख। अब बताओ, सीओ मतलब मुझे जीपी चाहिए, मेरे पास सेल्स है, सीओजीएस मिल जाए तो जीपी आ जाएगा। अरे हाँ या ना? और सीओजीएस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिख रही है मुझे, मुझे परचेज दिख रहे हैं, मुझे ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री का डिफरेंस दिख रहा है। भूल तो नहीं गए वो सीओजीएस? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। अरे डायरेक्ट एक्सपेंस भी आते हैं, अब वो नहीं दिए तो मैं नील मान लूंगा, उसे लिख देता हूं। हाँ या ना? एक सेकंड ना, मेरा पेन थोड़ा सा चार्ज कर लूं ताकि वो चल जाए। माइनस क्लोजिंग स्टॉक, अब देखो ये तो नील है, तो इसकी तो बात ही क्या करनी। परचेज तो सीधे दिए उसने 6,90,000। इन दोनों को देखो जरा, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, उसके लिए उसने एक लाइन लिखी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इज 50। क्या मतलब हुआ इस बात का? इसको रीड करके इक्वेशन बनाओ, क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री इज 50, यही मतलब हुआ ना। क्लोजिंग बड़ा है ओपनिंग से 50,000, तुम चाहो तो इस इक्वेशन को यूज कर लो, क्लोजिंग स्टॉक की जगह क्या लिख दो, 50,000 प्लस ओपनिंग स्टॉक,
अरे यस और नो? तो ओएस को ओएस ही लिखा रहने दो और क्लोजिंग को ओएस प्लस 50 लिख दो। अब ओएस एकमात्र वेरिएबल बचा? नहीं सर, ओएस भी कहां पता है हमको? बोलो हाँ या ना। सीओजीएस भी नहीं पता है तो हम तो स्टक हो जाएंगे। अरे बोलो हाँ। यस और नो? कोई तरीका है तुम्हारे पास? चुपचाप बैठने से काम नहीं चलेगा। इस इक्वेशन को मैं कैसे यूज करूं कि मेरा काम हो जाए? सर मेरे पास OS माइनस CS है, ये CS माइनस OS है। OS माइनस CS, माइनस साइन दोनों साइड कॉमन लोगे तो ये -50,000 हो जाएगा क्या? बोलो। हेलो? तो बस इसको -50,000 ले लो, क्या जाता है अपना? तो एक भी वेरिएबल नहीं बचेगा, COGS आ जाएगी 6,40,000। किसको समझ में नहीं आया? लवीना, ये समझ में आया कि नहीं आया? और बाकी लोग? सबसे पूछ रहा हूं मैं, वो तो मैंने एक नाम ले लिया। हाँ, तो ये ज्यादा इजी हो गया। ये COGS आ गया, COGS को सेल्स में से माइनस कर दो, 8 में से माइनस कर दो 640। कितना जीपी आ गया अपना? ओरली सॉल्व हो जाता है यार। 8 में से 6 माइनस करो 2 और 40 माइनस करो 160, ये आ गया 160। 160 और 8 लाख, 20%। क्वेश्चन खत्म। कोई दिक्कत है तो बोलो। हेलो? यस। कितने मैं करा दूं या तुम करके आओगे आगे? है यही COGS और इसमें ही। ये बताओ, ये COGS ढूंढोगे तो सैलरी आएगा क्या? नहीं। कैरियज इनवर्ड आएगा? यस। ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। अरे पिछले साल खूब प्रैक्टिस की है इस पे। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है? यस। रिटर्न आउटवर्ड, सॉरी, रिटर्न आउटवर्ड, ये कौन सा रिटर्न है? परचेज रिटर्न। इसको परचेज रिटर्न की तरह यूज करोगे। डिक्रीज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री डिक्रीज हो गई मतलब ज्यादा थी पहले, ओपनिंग स्टॉक बड़ा था, क्लोजिंग स्टॉक छोटा हो गया। अरे यही है ना डिक्रीज। ये है 40,000। जैसा यूज हो वैसा यूज कर सकते हो। सेल्स तो सीधा ही दिया है, मतलब COGS ढूंढ लो और जीपी निकाल लो। मैं कराऊं क्या? बताओ। तो ये ट्राई कराओ 123 तक। कोई डाउट होंगे तो मैं बताऊंगा। ठीक है ना? ओके, बाकी का कल देखते हैं। इसको कराओ।